तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे आणविक सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, जो हमारा आज का विषय है वो है आणविक सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, या हम आणविक सूत्र को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और मूलानुपाती सूत्र को कहते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि आणविक सूत्र हम किसे कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। ठीक है, और कैसे हम यहाँ पर आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को न्यूमेरिकल्स की सहायता से हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आज हमने सीखनी है। तो देखो, आणविक सूत्र क्या होता है। ठीक है, आणविक सूत्र होता है कोई भी यौगिक है उस यौगिक का जो सही सूत्र होता है। ठीक है, जिसमें उस यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को सही सही रूप से दिखाया जाता है। तो ऐसा जो हमारा सूत्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आणविक सूत्र कहलाता है। ठीक है, जबकि मूलानुपाती सूत्र हमारा होता है कोई भी यौगिक है उस यौगिक का जो सरलतम सूत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे हम समझने के लिए देखो ऐसे समझ सकते हैं, एक यौगिक है हमारा बेंजीन जिसका कि सूत्र है C6H6। ठीक है, अब इस बेंजीन में देखो, जो हमारा बेंजीन यहाँ पर बनाया गया है, इस बेंजीन में देखो 6 कार्बन के परमाणु हैं और 6 इसमें हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन में उपस्थित यहाँ पर कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणुओं को दिखाया गया है कि कार्बन परमाणु बेंजीन में 6 है, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो जब हम किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दिखाते हैं तो ऐसा जो सूत्र होता है उस सूत्र को हम क्या कहते हैं, आणविक सूत्र। तो यहाँ पर बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन की सही संख्या को दिखाया गया है। ठीक है, अगर हम बेंजीन में देखें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सूत्र है इस सूत्र को हम क्या बोलेंगे, आणविक सूत्र बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन में उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के सही सूत्र को यहाँ पर दिखाया गया है, परमाणुओं की सही संख्या को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो जहाँ पर भी किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की सही संख्या को जहाँ पर दिखाया जाता है, जिस सूत्र में दिखाया जाता है, तो उस सूत्र को हम क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र। तो बेंजीन का अगर आणविक सूत्र हमसे पूछ लिया जाए तो बेंजीन का जो आणविक सूत्र है वो क्या है, C6H6, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु होते हैं और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, जबकि मूलानुपाती सूत्र, अगर हम बेंजीन का ही मूलानुपाती सूत्र देखें तो मूलानुपाती सूत्र हमने किसको बोला, सरलतम सूत्र। किसी भी यौगिक का सरलतम सूत्र को हम क्या बोलेंगे, उसका मूलानुपाती सूत्र बोलेंगे। ठीक है, सरलतम सूत्र का मतलब है, अगर हम देखो C6H6 है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन का जो अनुपात है वो कितना है, 6-6 है। 6 इसमें कार्बन है और 6 इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 6:6 है। अगर हम इस संख्या को देखें तो ये संख्या क्या हो सकती है, एक दूसरे से कैंसिल हो सकती है। हम इसको और सरल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सरल करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो इसको अगर हम सरल करें, इसमें उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं को अगर हम और सरल करें तो ये इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1:1 में लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम सूत्र के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये तो बेंजीन का हमने, ये तो आणविक सूत्र लिखा। आणविक सूत्र में हमने क्या करना है, यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दिखाना है। ठीक है, जबकि मूलानुपाती सूत्र में हम क्या दिखाते हैं, किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं के सरलतम सूत्र को हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बेंजीन को और, या बेंजीन में उपस्थित जो कण हैं उनको अगर हम और सरल कर लें तो ये हमको कितना मिलता है, 1:1, यानी कि CH इसका क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये है भाई, ये मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें एक अन्य यौगिक हम देख लेते हैं। देखो C2H6। ठीक है, एथेन हमारा है। इस एथेन को अगर हम देखें, इसका आणविक सूत्र होता है C2H6। ठीक है, एथेन का ये क्या है, आणविक सूत्र है। ठीक है, आणविक सूत्र में क्या दिखाया जाता है कि यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दिखाया जाता है। तो आणविक सूत्र हमारा क्या है यहाँ पर, एथेन का C2H6 है। ठीक है, अब अगर हम इसका मूलानुपाती सूत्र दिखाएंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर अनुपात अगर हम देखें कणों का तो कितना है, 2:6 है। अब अगर हम इसको और सरल करें तो देखो कितना हो सकता है, ये
1:3 के फॉर्म में ये चेंज हो सकता है। 2 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1:3 के अनुपात में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र है उसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा या सरलतम सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र में हम क्या दिखाते हैं, किसी भी यौगिक का जो सरलतम सूत्र है। और सरलतम सूत्र याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आणविक सूत्र है उस आणविक सूत्र में अगर हमारी संख्याएं कैंसिल हो रही हों तो उनको हम कैंसिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2:6 था, 2 इसमें कार्बन थे, 6 इसमें हाइड्रोजन थे। ठीक है, हम इस संख्या को और सरल करें तो इसको हम किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1:3। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल होंगे तो 2 1 जा 2 और ये 2 से कैंसिल होगा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर सूत्र में हम इसको लिखें तो सूत्र में हमको क्या मिलेगा, इसका मूलानुपाती सूत्र CH3 मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का जो वास्तविक सूत्र है, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक सूत्र को हम क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र बोलते हैं। ठीक है, और यौगिक का जो सरलतम सूत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक हमारा एक अन्य अणु है जैसे H2O, वाटर। ठीक है, जल का अगर हम आणविक सूत्र देखें तो आणविक सूत्र क्या होता है जल का, H2O होता है। 2 इसमें हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या है, इसका आणविक सूत्र है। ठीक है, तो आणविक सूत्र जल का ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पर इसका मूलानुपाती सूत्र देखें तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना है, 2:1 है। 2 इसमें हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर हम इसका सूत्र देखें तो 2:1 में हमको मिल रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 है। ठीक है, अब अगर हम इसको कैंसिल करें तो अब ये कैंसिल नहीं होगा भाई। ठीक है, क्योंकि 1 से अगर 2 को हम कैंसिल करेंगे तो सेम 2 बार ही हमारा कटेगा ये। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर H2O का मूलानुपाती सूत्र देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, H2O ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अणुसूत्र भी एक ही है और सरलतम सूत्र, अगर हम इस अणुसूत्र को और सरल करते हैं तो ये इसी में कन्वर्ट रहता है, यानी कि ये और सरल नहीं हो सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जल का जो आणविक सूत्र है वही जल का क्या है, मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, देखो इससे पहले हमने एथेन में किया था, तो एथेन में हमने क्या किया था, और सरल हो रहे थे, हमारे जो कण थे वो और सरल हो रहे थे। ठीक है, ऐसे हमने बेंजीन में किया तो बेंजीन में हमारा क्या था, 6:6 मिल रहा था। जो आणविक सूत्र था उस आणविक सूत्र में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो हमको मिल रहा था 6:6 हमको मिल रहा था। ठीक है, इसको हमने और सरल किया तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे आपस में। ठीक है, तो कैंसिल किया तो क्या मिला, 1:1 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र कितना हुआ, CH। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ, बेंजीन का CH हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम जल के केस में देखें तो जल के केस में हमारा क्या हो रहा है, जब हम अणुसूत्र जल का लिखते हैं तो H2O हमको मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात मिलता है वो 2:1 मिलता है। ठीक है, अब अगर इस अनुपात को हम सरल करें तो ये और सरल नहीं हो सकता है भाई। ठीक है, और सरल ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि इसका जो सरलतम सूत्र है, जो जल का सरलतम सूत्र है वो भी क्या हो जाएगा, H2O ही हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जल के केस में जो जल का आणविक सूत्र होगा वही जल का क्या होगा, जो जल का आणविक सूत्र होगा वही जल का क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम देखो इसमें देख लेते हैं, अमोनिया में देख लेते हैं। देखो NH3 अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया को अगर हम देखें तो अमोनिया का जो आणविक सूत्र है वो ये है भाई, ये आणविक सूत्र है NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 1:3। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी अगर इसको और सरल करना चाहें तो ये भी सरल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर भी अगर हम अमोनिया का मूलानुपाती सूत्र देखेंगे तो मूलानुपाती सूत्र इसका क्या होगा, NH3 ही होगा। यानी कि यहाँ पर आणविक सूत्र और जो मूलानुपाती सूत्र हैं वो दोनों क्या होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हैं उन यौगिकों के आणविक सूत्र और सरलतम सूत्र या आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जबकि कुछ हमारे यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनके आणविक सूत्र और इसके अलावा मूलानुपाती सूत्र क्या हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कुछ अणु हमारे ऐसे हो सकते हैं या कुछ यौगिक ऐसे हो सकते हैं जिनके आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे बेंजीन, जैसे इथेन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य हमारे
यौगिक मिलेंगे जिनके आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन कुछ यौगिक हमारे ऐसे भी होते हैं जैसे H2O वाटर है, NH3 अमोनिया है, इनके जो इनका आणविक सूत्र है वही इनका क्या है, मूलानुपाती सूत्र भी है। ठीक है, तो ये है। अब चलो हम इसकी इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो आणविक सूत्र क्या बोला, आणविक सूत्र हमारा क्या होता है कि जब भी हम किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या है उन परमाणुओं की संख्या को वास्तविक रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है, आणविक सूत्र कहलाता है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं आणविक सूत्र, आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणुओं, किसी यौगिक के अणुओं में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है, सही संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का जो अणुसूत्र होता है, ठीक है, अणुसूत्र किसी यौगिक के अणुओं में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सही संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो आणविक सूत्र में या अणुसूत्र में क्या किया जाता है, किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं, ठीक है, उन परमाणुओं को जब हम सही संख्या के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है, ऐसे सूत्र को हम क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी यौगिक में उपस्थित जो हमारे परमाणु होते हैं उन परमाणुओं के सरलतम सूत्र को, ठीक है, पूर्ण संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखें पूर्ण संख्या द्वारा, जब हम मूलानुपाती सूत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर पूर्ण संख्या के रूप में हम लिख रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि ये दशमलव में है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु हैं उन परमाणुओं को सरलतम संख्या को पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं तो ऐसा सूत्र क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब जो मूलानुपाती सूत्र है तथा जो अणुसूत्र है, ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो मूलानुपाती सूत्र, सॉरी अणुसूत्र, अणुसूत्र इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है कि अणुसूत्र या आणविक सूत्र इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, और n हमारे यहाँ पर व्यक्त करता है पूर्ण अंकों को। ठीक है, पूर्ण अंकों को यहाँ पर n व्यक्त करेगा। n की वैल्यू हमारी यहाँ पर हो सकती है 1, 2, 3 या आगे की ओर अन्य संख्याएं भी हो सकती है, तो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अणुसूत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, जहाँ n इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा 1, 2, 3। ठीक है, इसको हम न्यूमेरिकल द्वारा यहाँ पर देखेंगे कि n को हमने कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य फॉर्मूला है अणु भार बराबर या आणविक भार बराबर n इंटू मूलानुपाती भार। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले हमारे लगभग सेम है भाई। यहाँ पर अणुसूत्र के लिए कहा गया है अणुसूत्र इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती सूत्र, और यहाँ पर कहा गया है अणुभार के लिए अणुभार इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती भार। ठीक है, तो दोनों सूत्र लगभग हमारे क्या हैं, समान ही है। ये अणुसूत्र
के लिए कहा गया है और ये अणुभार के लिए कहा गया है। अणुसूत्र के लिए n इंटू मूलानुपाती सूत्र और अणुभार के लिए अणुभार इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती भार। ठीक है, तो ये तो था हमारा आणविक सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अब आगे की ओर करेंगे। तो यहाँ पर तुमको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र और अणुभार इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती भार। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हैं, एक दो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कराता हूँ और एक दो न्यूमेरिकल आप लोगों को घर पे ले दूंगा। ठीक है, तो हाँ, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन 24.27% कार्बन तथा 71.65% क्लोरीन है। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो मूलानुपाती द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, ठीक है, सेम होता है, ध्यान रखना भाई, मूलानुपाती द्रव्यमान कहें या हम आणविक द्रव्यमान कहें। ठीक है, तो मूलानुपाती द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान दिया है 98.96 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके मूलानुपाती सूत्र वो आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। देखो, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन तथा 71.65% क्लोरीन है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान है 98.96 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र हमने ज्ञात करना है। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र हमने यहाँ पर ज्ञात करना है यौगिक का। ठीक है, तो ये है भाई क्वेश्चन। अब देखो, हमने क्या करना है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम बनाना है हमने। ठीक है, कॉलम हम बनाएंगे। पहले कॉलम में हम यहाँ पर लिखेंगे तत्व, जो भी तत्व हमारे जिन तत्वों की भी प्रतिशतता हमको दी है। देखो, जैसे यहाँ पर 3 तत्व हमको दिए गए हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा क्लोरीन। ठीक है, 3 प्रकार के हमको यहाँ पर तत्व दिए गए हैं और उनकी प्रतिशत मात्रा हमको दी है। ठीक है, तो कॉलम हमने बना लेने हैं। पहले कॉलम में हमारा आएगा तत्व, जिस तत्व को हमने यहाँ पर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 तत्व दिए हैं, एक हाइड्रोजन हमने लेना है, दूसरा कार्बन हमने लेना है और तीसरा तत्व हमारा यहाँ पर क्लोरीन दिया गया है। ठीक है, तो पहले कॉलम में हमने तत्व लिखना है, दूसरे हमने कॉलम में लिख लेना है तत्व की प्रतिशतता, जितनी भी परसेंटेज यहाँ पर दी है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको हाइड्रोजन की परसेंटेज दी है 4.07। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन के बाद हमको यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज दी है 24.27। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्लोरीन की दी है, देखो 71.65। तो क्लोरीन की दी है 71.65। ठीक है, तो पहले कॉलम में तत्वों के हमने नाम लिख लेने हैं या तत्वों को सूत्र द्वारा लिख लो, दूसरे में हमने परसेंटेज लिखनी है, जितनी भी प्रतिशतता दी गई है आप लोगों को क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड में हमने लिखना है परमाणु भार, जो भी तत्वों के परमाणु भार हैं। ठीक है, जैसे परमाणु भार तुमको कराए हैं आगे, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 1 होता है भाई। ठीक है, ऐसे ही कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम क्लोरीन का परमाणु भार देखें तो कितना होता है, 35.5। ठीक है, तो 3 कॉलम अभी तक आप लोगों को समझ में आए होंगे कि क्या क्या करना है। हमने पहले में हमने जो भी हमको तत्व यहाँ पर दिए गए हैं उन तत्वों के नाम हमने लिख लेने हैं। ठीक है, या उनके सूत्र लिख लो।
ठीक है। दूसरे में हमने जितनी भी प्रतिशतता यहाँ पर क्वेश्चन में दी है, ठीक है, उनकी प्रतिशतता लिखनी है, प्रतिशत मात्रा लिख लेनी है, ठीक है। थर्ड में हमने जो भी तत्व हैं हमारे उनके परमाणु भार हमने लिख लेने हैं, ठीक है। फोर्थ में हमने यहाँ पर लिखना है परमाणु भार, प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार, प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, प्रतिशतता ली थी पहले, फिर परमाणु भार लिया था। तो अब हमने क्या कर लेना है, अगले कॉलम में जितनी भी प्रतिशतता दी है, जैसे इसकी है 4.07, ठीक है, अपॉन उसका परमाणु भार, तो परमाणु भार कितना है 1 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर प्रतिशतता कितनी है 24.27, ठीक है, अपॉन परमाणु भार है 12, ठीक है। ऐसी थर्ड में है 71.65 और इसका परमाणु भार है 35.5, ठीक है। तो ये हमने लिख लेना है। अब यहाँ पर जो भी हमको जितना भी यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट हमको मिलेगा उसको हम यहीं पर लिख लेते हैं भाई। तो ये हमको यहाँ पर मिलेगा 4.07। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4.07 मिलता है। इसको अगर हम करते हैं तो 2.02 हमको मिलता है, और इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2.02 हमको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनके रिजल्ट भी हमने लिखने हैं, ठीक है। 4.07 को अगर हम 1 से भाग देते हैं तो 4.07 मिलता है। अगर हम 24.27 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको कितना मिलेगा, 2.02 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्लोरीन को करें तो ये कितना मिलेगा हमको, 2.02 मिल जाएगा, ठीक है। अब जो अगला है इसमें हमने लिखना है परमाणु अनुपात, परमाणु अनुपात, अनुपात अगले कॉलम में हमने परमाणु अनुपात लिखना है, ठीक है। और इस परमाणु अनुपात को लिखने के लिए हमने क्या करना है, देखो जो भी हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया है, देखो जैसे यहाँ पर आया है 4.07, यहाँ पर आया है 2.02 और यहाँ पर आया है 2.02, ठीक है। इसको हमने भाग दे देना है यहाँ पर उपस्थित जो सबसे छोटी संख्या है। अगर हम इसमें देखें इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन है, 2.02 है, यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है। तो इन तीनों वैल्यू को जो सबसे यहाँ पर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन तुमको मिलेगा उस क्वेश्चन में जो भी यहाँ पर जो रिजल्ट हमको मिला है उसमें सबसे छोटी जो संख्या है उससे हम तीनों वैल्यू को क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या है 2.02 है, इसको भी हम 2.02 से भाग दे देते हैं, इसको भी हम 2.02 से भाग देते हैं। तो जब भाग देते हैं तो ये हमको मिलेगा लगभग 2 मिल जाएगा, ये हमको मिलेगा 1 और ये हमको मिल जाएगा 1, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात, ठीक है। और इस सरलतम अनुपात में हम यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिली है इसको हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर जो भी सरलतम अनुपात मिला है वो सरलतम अनुपात हमारा क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा भाई। यहाँ पर जो सरलतम अनुपात हमको मिला वो क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर जो यौगिक हमको मिला इस यौगिक में अगर हम देखें इसका मूलानुपाती सूत्र, अगर हम इसका मूलानुपाती सूत्र देखें तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, देखो हाइड्रोजन का सरलतम अनुपात कितना आया, 2 आया, कार्बन का कितना आया, 1 आया, क्लोरीन का कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, CH2Cl, ठीक है, क्योंकि कार्बन हमारा 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, ठीक है। चाहे तो इसको CH2Cl लिख लो या चाहे तो लिख लो H2CCl, ठीक है। हाँ, जैसे आप लोगों को सुटेबल लगे वैसे ही लिख लो, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर सुटेबल लग रहा है ये CH2Cl, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है। अगर हम देखें ये कार्बनिक यौगिक है भाई, ठीक है, तो इसीलिए कार्बन को आगे मैंने लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन इंक्लूड हो रहा है, कार्बनिक यौगिक ये है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कार्बन को आगे लिख लिया है। आप लोग पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये CH2Cl हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये तो हमने ज्ञात कर लिया मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। इसके स्टेप समझ में आगे होंगे तुमको। सबसे पहले हमने तत्वों को लिखना है, उसके बाद तत्वों की जितनी भी प्रतिशतता यहाँ पर दी है प्रतिशतता को हम लिख लेंगे, तत्वों का जो भी परमाणु भार होता है वो हमने लिखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रतिशतता को परमाणु भार से हमने भाग दे देना है, ठीक है। अब जो भी हमको यहाँ पर संख्याएं मिलेंगी उन संख्याओं को हमने क्या करना है, अगले उसमें जो भी यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगी सबको हमने छोटी संख्या से भाग दे देना है। जब हम यहाँ पर भाग देंगे इस प्रकार से तो हमको यहाँ पर सरलतम सूत्र प्राप्त होगा। उस सरलतम सूत्र को हम किस रूप में लिख लेंगे, मूलानुपाती सूत्र के रूप में लिख लेंगे।
ठीक है। अब हमने यहाँ पर ज्ञात करना है मूलानुपाती भार, हमने ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? मूलानुपाती सूत्र हमारे पास है, हमने अणु सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एक तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना था, एक आणविक सूत्र ज्ञात करना था। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, मूलानुपाती सूत्र हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब अणु सूत्र हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए देखो हमारे पास दो फॉर्मूला आपने लिखे थे। एक तो लिखा था अणु सूत्र, अणु सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लिखा था। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने लिखा था अणुभार, अणुभार या आणविक भार इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती भार। अब देखो यहां पर तुमको क्वेश्चन में दिया है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान 98 पॉइंट जो यौगिक है हमारा, उस यौगिक का मूलानुपाती द्रव्यमान तुमको दिया है। क्या दिया है? मोलर द्रव्यमान दिया है। ठीक है, और क्या बोला था कि मोलर द्रव्यमान ही हमारा क्या होता है? आणविक द्रव्यमान होता है। आणविक द्रव्यमान कहो या मोलर द्रव्यमान कहो, ठीक है, सेम है भाई। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान हमको या जो अणुभार है, ये अणुभार हमको दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमने और निकालना क्या है? हमने अभी मूलानुपाती सूत्र हमने निकाल दिया है, अणु सूत्र हमने निकालना है। ठीक है, अब देखो अणु सूत्र निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एक मूलानुपाती सूत्र चाहिए और n की वैल्यू चाहिए हमको। मूलानुपाती सूत्र चाहिए, n की वैल्यू देखो मूलानुपाती सूत्र तो यहाँ पर है हमारे पास अभी, क्योंकि हमने जब क्वेश्चन किया तो मूलानुपाती सूत्र हमको मिल गया है। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू हमको पता नहीं है। अगर हमको n की वैल्यू पता चल जाए तो अणु सूत्र हमारा ज्ञात हो सकता है। तो अब n की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? देखो यहाँ से निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे। देखो अणुभार इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती भार लिखा है। ठीक है, अब अणुभार तो हमको क्वेश्चन में दिया है 98.69, ये हमको अणुभार दिया है, यानी कि ये वैल्यू हमको दी गई है। कितनी दी गई है? 96, ये हमको अणुभार की वैल्यू दी है, इक्वल टू n इंटू मूलानुपाती भार। अब मूलानुपाती भार हमारा क्या हुआ? जो मूलानुपाती सूत्र का जो भार होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? मूलानुपाती भार कहलाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम मूलानुपाती भार निकालें तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो एक इसमें कार्बन है, कार्बन के का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है, प्लस 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, प्लस 1 क्लोरीन है और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये वैल्यू हमको कितनी मिलती है? देखो ये हमको मिल जाएगी समथिंग, कितनी मिल रही है? 49.5 लगभग हमको ये मिल जाएगी, 49.5। ठीक है, तो मूलानुपाती, जैसे हमने अणुभार ज्ञात करना है वैसे ही हमने क्या कर लेना है? मूलानुपाती भार को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र हमको मिला, इस मूलानुपाती सूत्र का मूलानुपाती भार हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के परमाणु है और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, और प्लस क्लोरीन हमारा 1 है, तो क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो ये हमको मिला 49.5, जो कि मूलानुपाती भार हो जाएगा। ठीक है, और मूलानुपाती भार कैसे ज्ञात करना है? जैसे हमने अणुभार ज्ञात किए थे वैसे ही हमने मूलानुपाती भार भी ज्ञात कर लेने हैं। तो इस यौगिक के लिए जो मूलानुपाती भार मिला वो मिला 49.5। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर लेंगे? ये इधर चला जाएगा, तो n इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 98.96 अपॉन 49.5। ठीक है, देखो ये हमारा यहाँ गया तो ये हमको मिलेगा। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर n की वैल्यू देखो कितनी मिली हमको? 2 मिल गई यहाँ पर। ठीक है, अब इस n की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं। तो अब हम क्या लिख ले? यहाँ पर अणु सूत्र वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। अणु सूत्र बराबर n की वैल्यू 2 मिली है, इंटू मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या मिला है हमको? CH2Cl मिला है। ठीक है, तो 2 से इधर अगर हम इसमें इंटू करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको? C2H4Cl2, C2H4Cl2 मिल जाएगा। 2 से हमने कार्बन में इंटू किया तो C2 हमको मिला। ठीक है, हाइड्रोजन में इंटू किया, 2 यहाँ पर पहले से है तो 4 मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो यौगिक है उस यौगिक का अणुभार हमको यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो हमारे न्यूमेरिकल यहाँ पर हमको मिलते हैं, ये न्यूमेरिकल हमने इसी प्रकार से करने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, देखो इसको हम कर लेते हैं, फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दूंगा मैं। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आयरन के ऑक्साइड
के ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। सूत्र ज्ञात कीजिए। आयरन के ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें आयरन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान 69.9 ग्राम व 30.1 ग्राम है। ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखो आयरन के ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात कीजिए। हमने आयरन के ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात करना है जिसमें आयरन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान 69.9 ग्राम व 30 ग्राम है, 30.1 ग्राम है। ठीक है। तो यहाँ पर हमको प्रतिशत मात्रा न देकर क्या दिया है, ग्राम में मात्रा दी है पदार्थों की। यहाँ पर हमको परसेंटेज में न देकर पदार्थ की मात्रा किस में दी है, ग्राम में दी है। तो यहाँ पर भी हमने सेम फॉर्मूले का यूज करना है भाई। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉलम बना लेने हैं कुछ। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम तत्व लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रतिशतता में हमको नहीं दिया है, यहाँ पर हमको किस में दिया है, ग्राम में मात्रा दी है, ग्राम में मात्रा हमको दी है। ठीक है। इससे पहले देखो पहला जो क्वेश्चन था इसमें हमको प्रतिशत मात्रा दी थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको पदार्थ की मात्रा किस में दी है, ग्राम में दी है। तो हमने यहाँ पर प्रतिशतता की जगह क्या लिख लेना है, इसमें ग्राम लिख लेना है भाई। ठीक है। तो ग्राम में मात्रा। ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अणुभार या परमाणु भार लिखेंगे, परमाणु भार। ठीक है। पहले क्वेश्चन में भी जो किया था वही प्रोसीजर हमने अपनाना है। अब अगले उसमें क्या आएगा हमारा, ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हम लिख लेंगे परमाणु अनुपात, परमाणु अनुपात। ठीक है। और लास्ट में हमने लिख लेना है सरलतम सूत्र, सरलतम सूत्र। ठीक है। तो अब देखो तत्व कौन कौन से लेने हैं हमने, यहाँ पर आयरन और ऑक्सीजन लेने हैं भाई। ठीक है। आयरन हमने ले लेना है Fe और ऑक्सीजन हमने लेना है O। ठीक है। अब ग्राम में मात्रा हमको दी है, आयरन की दी है 69.9 ग्राम दी है। ठीक है। और इसकी दी है ऑक्सीजन की 30.1 ग्राम दी है। ठीक है। अब इसके अलावा इनके अणुभार लिख लो या परमाणु भार लिख लो। आयरन का परमाणु भार होता है 56। ठीक है। और ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ग्राम में जितनी मात्रा दी है अपॉन परमाणु भार, यहाँ पर इसकी ग्राम में जितनी मात्रा दी है उसका परमाणु भार। तो 69.9 अपॉन 56 और यहाँ पर हो जाएगा 30.1 अपॉन 16। ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको मिलता है 1.25 और ये हमको मिलता है 1.88। ठीक है। तो ये है। अब परमाणु अनुपात हमने लिखना है। अब क्या कहा था मैंने, इसके बाद हमको जो भी संख्याएं मिली उसमें से जो सबसे कम संख्या है उससे हमने दोनों को भाग दे देना है। ठीक है। तो 1.25 है, 1.88 है, तो इन दोनों में कौन सी छोटी संख्या है, 1.25 है। तो दोनों ओर हम क्या कर लेते हैं, 1.25 से भाग दे देते हैं, 25। ठीक है। तो ये हमको मिलेगा, देखो ये तो हमको 1 मिल जाएगा और ये हमको मिल जाएगा 1.5। ठीक है। तो जो सरलतम सूत्र मिला वो हमको क्या मिला, 1 और 1.5। अब हमको यहाँ पर देखो जो भी संख्या हमको लिखनी होती है वो हमको पूर्ण अंक के रूप में लिख, जो सरलतम सूत्र है उसको हम किस रूप में लिखेंगे, पूर्ण अंक के रूप में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको पूर्ण अंक के रूप में नहीं मिला है, हमको यहाँ पर क्या मिला है, 1.5 मिला है, ये 1 मिला है। ये वाली संख्या हमको पूर्ण अंक के रूप में नहीं मिली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण अंक के रूप में बदल लेंगे। और पूर्ण अंक के रूप में बदलने के लिए कैसे हम बदलेंगे, देखो अगर हम इसको देखो जैसे 2 से अगर इंटू करें, अगर 1 से इंटू करेंगे तो संख्या सेम रहेगी। ठीक है। उसके बाद हमारा बड़ा अंक क्या आता है, 2 आता है। अगर हम 2 से अगर इनको दोनों को इंटू कर लें, 2 से इसको भी तो हमको यहाँ पर पूर्ण संख्या मिल सकती है भाई। तो 2 से इसको इंटू किया तो 2 और इसको इंटू किया तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है। और दोनों संख्याओं को हम जब हमको इस टाइप की कंडीशन यहाँ पर मिलती है कि एक अंक हमारा यहाँ पर दशमलव के रूप में है जबकि दूसरा पूर्ण अंक के रूप में है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो संख्या है उसको पूर्ण रूप में बदल लेते हैं। और पूर्ण रूप में बदलने के लिए हम पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर अगर 2 से माला नहीं हो रहा है वो पूर्ण, तो 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इस प्रकार से करेंगे। कोई भी संख्या है जिससे गुणा करने पर अगर वो पूर्ण के अंक के रूप में बदल जाता है तो हम उसको क्या कर लेंगे,
पूर्ण अंक के रूप में बदल लेंगे। और पूर्ण अंक के रूप में बदलते समय हम दोनों संख्याओं को अगर हमने इस संख्या को माने, जैसे इसमें इस संख्या को हमने पूर्ण अंक के रूप में बदलना था, तो इससे अगर हम 2 से इंटू कर रहे थे तो हो रहा था, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली जो संख्या है उसको भी हम 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो 2 से हमने ऊपर भी इंटू किया, नीचे से भी इंटू किया, तो ये तो हमारी पहले से ही पूर्ण थी, अभी भी पूर्ण में ही रहेगी, और ये भी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पूर्ण संख्या के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है। अब हमने यहाँ पर ये ज्ञात कर लिया है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसका हम लिख लेते हैं। देखो, सरलतम सूत्र हमने ज्ञात कर लिया है, अब हम ज्ञात कर लेते हैं पर मूलानुपाती सूत्र। रुक जाओ, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र कितना हो जाएगा इसका, आयरन, देखो आयरन कितना है इसमें, 2 है, तो Fe2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो O3, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र जो आ जाएगा इसके लिए, वो क्या आ जाएगा, Fe2O3 आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पर ज्ञात करना था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को सुधार लेना, आयरन के ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र लिख लेना, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को, आप इसको खुद बनाएंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये देखो, ये है क्वेश्चन 1.14, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1.14 है। तो ये है भाई, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। एक यौगिक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्रमशः 11.11% तथा 88.89% है। यदि यौगिक का अणुभार 18 हो तो यौगिक का अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद ही बनाना है भाई, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा बस इतना ही हम करेंगे। अब जो कल की क्लास है उसको करने से पहले इसका आंसर पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको बना लें, और जो क्वेश्चन कराए गए हैं उन क्वेश्चनों को कॉपी में भी लिख लें और उनको एक बार समझ भी लें, ठीक है। और अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो जो कल की क्लास होगी उस कल की क्लास में आप लोग पूछ लेंगे फिर।